हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। विक्ट्री मेंटरशिप पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम आप लोग के लिए बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक आज आपको पढ़ के बहुत ही मजा आने वाला है। इसकी वजह क्या है? आपने पहले बहुत कुछ पढ़ रखा होगा इस टॉपिक पे, और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। अब आप लोग के मन में बेचैनी हो रही, सर क्या ऐसा नया पढ़ा दोगे सर, सब तो हमारा पढ़ा हुआ है, आखिर क्या है ऐसा। तो ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको सर ये कौन सा नया है, हमने पढ़ रखा है। डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन आज के बाद आपको पता लगेगा कि क्या कुछ आपने नहीं पढ़ा था और आप अभी आउटडेटेड चल रहे थे। तो ये टॉपिक पढ़ के देखिए क्या मैं आप लोग के लिए आज नया लेके आया हूं। तो चलिए बिना टाइम गवाएं हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक शेयर ना किया हो, वो लाइक शेयर जरूर कर दें, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट होता क्या है, परिवहन होता क्या है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्तियों और वस्तुओं, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स एंड द पीपल ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी जब हम एक स्थान से, और सोचिए ये इंसान के जीवन में आज से नहीं, जब से नियोलिथिक एज में, जब से व्हील यानी पहिए का आविष्कार हुआ, तब से ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। यानी ह्यूमन सोसाइटी में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी कंट्री को, लाइक हम यूएसए, यूरोप, फ्रांस, जापान, हम किसी का नाम लेते हैं तो यार कितनी डेवलप कंट्री है। तो डेवलप कंट्री का पैमाना क्या होता है? एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड, हाईवे, ये सब हम देखते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की लाइफ लाइन कही जाती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी कंट्री की लाइफ लाइन कही जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं ट्रांसपोर्टेशन को हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग लैंड, वाटर, रेलवे, एयर, इन सबको इंक्लूड करते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इन सभी में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता माध्यम कौन सा होता है? रेलवे, एयरवे, रोड्स, वाटरवे। देखो इसमें एयरवे तो नहीं होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ज्यादातर बच्चों का आंसर इसमें रेलवे जाएगा, लेकिन रेलवे भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? वाटरवे होगा। बच्चों एक मिनट। वाटरवे क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो लैंड ट्रांसपोर्ट से लगभग 6 गुना सस्ता होता है। सोचिए, इसीलिए हमारे कंट्री का ऑलमोस्ट 85% इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वाई वाटर रूट होता है, सी रूट होता है। ठीक है, सबसे सस्ता माध्यम कौन सा होगा? वाटरवे होगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ये लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन कहा जाता है, और इसमें हाईवे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम हाईवे में बहुत सी नई चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप इस टॉपिक को अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई जानने को मिलेगी यहां पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के इंडिया में अलग अलग माध्यम होते हैं, ये आप जानते हैं। उनको हम एक एक करके डील करेंगे। आप देखेंगे, आप यहां पर देख रहे होंगे ये कुछ एरोप्लेन है, ये है राइट ब्रदर्स। ये चेहरा याद रखिए। जब भी आप पहली बार फ्लाइट में जर्नी की होगी या करेंगे, तो आप जरूर एक बार सोचिएगा राइट ब्रदर्स के बारे में,
जो इन्होंने अपना पहला एरोप्लेन डेवलप किया था। ये कुछ ऐसा दिखता था, अगर आज के एरोप्लेन ऐसे होते तो कोई भी बैठने का रिस्क नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। लेकिन सोचिए, फ्लाइट का सफर यहां से चालू होकर आज कितना मॉडर्नाइज हो गया है। इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि हम विद इन आवर काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी मॉर्निंग में दिल्ली होते हैं, आफ्टरनून में चेन्नई होते हैं, इवनिंग में गुवाहाटी होते हैं और लेट नाइट दिल्ली वापस आ जाते हैं। सोचिए, ये फ्लाइट या एयरवे ना होता तो इतना फास्ट कम्युनिकेशन कैसे हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाता। और ऊपर से जब कहीं नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है, उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ट्रांसपोर्टेशन निभाता है? वो निभाता है एयरवे। आपने कहीं भी सुना होगा रिलीफ पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है, हमारे इंडिया से बहुत सारा पैकेट मेडिकल इक्विपमेंट इजराइल और फिलिस्तीन गया है, तो वो किससे गया है? एयरवे से गया है। सोचिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड, तो उनको महीने भर लगे थे एसएस राजपुताना जाने से। आज सोचिए, हम फ्लाइट से कुछ घंटों के अंदर ये दूरी तय कर सकते हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है ह्यूमन सोसाइटी में, और लाइफ को कंफर्ट करने के लिए एयर सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में। इंडिया में काफी ज्यादा डेवलप रोड कनेक्टिविटी अब हो रही है। पिछले 20-30 सालों में रोड कनेक्टिविटी पे इंडिया में काफी अच्छे से काम हुआ है। इसमें सबसे पहला जो काम हुआ था वो हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। अब ये क्या है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन 4 शहरों को जोड़ने के लिए एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसको स्टार्ट किया गया था 2000 और 2001 में। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लेट अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और इंडिया में जो नेशनल हाईवे है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो मुश्किल से 2% है, लेकिन इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क का वो 40% कैरी करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ये इमेज अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये बिल्कुल न्यू है आप लोग के लिए। आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। जैसे आप देखिए, इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आप सबको पता है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। वहीं ये रहा देखो NH-27, ये जोड़ता है गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, कि सिलचर किस राज्य में है। और ध्यान से देखिए, पहले जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अब उसे बोलते हैं NH-44। जो पहले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, क्या था? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, उसे अब बोलते हैं NH-27। ध्यान रखिएगा, पहले जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था उसे हम बोलते हैं अब NH-44, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। जो पहले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, अब उसे बोलते हैं NH-27। और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, मीट करते हैं कहां पर? झांसी में। किस सिटी में करते हैं? झांसी में। इसीलिए झांसी को हम सेंटर ऑफ नेशनल हाईवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। किसको? हम कहते हैं झांसी को। आगे हम देखते हैं, पहले जो NH2 था
ध्यान रखेंगे, NH2 था दिल्ली से कोलकाता तक, अब उसका नाम बदलकर कर दिया गया है NH19। ध्यान रखिएगा, जो पहले NH2 था अब उसका नाम कर दिया गया है NH19। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। आगे चलते हैं, जो पहले NH5 था कोलकाता से लेकर चेन्नई, अब उसका नाम कर दिया गया है NH16। ध्यान रखेंगे, जो पहले NH5 था अब उसको कहते हैं NH16। अब आगे चलते हैं, अब यहां देखिए, दिल्ली से मुंबई पहले था NH8। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये अभी तक बहुत से YouTube पे आपको शायद बहुत रेयर मिलेगा और किताबों ने अभी इसको अपडेट नहीं किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रिसेंट की डेवलपमेंट है। तो जो पहले NH8 था दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू चेन्नई NH4 था, अब इन दोनों को मिला के कर दिया गया है NH48। ध्यान रखिएगा, पहले जो दिल्ली से मुंबई 8 था, मुंबई से चेन्नई 4 था, दोनों को मर्ज करके कर दिया गया है NH48। यानी अब हम NH48 को क्या बोलेंगे, ये सीधे दिल्ली से चेन्नई जाता है। आगे चलते हैं, ये रहा आपका NH52, जो पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अंकोला को जोड़ता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पंजाब के संगरूर से, ठीक है, कर्नाटक के अंकोला तक। आगे चलते हैं हम लोग, यहां दिखाई पड़ रहा होगा मुंबई से कोच्चि, जो पहले था NH17, जो पहले क्या था NH17, अब हो गया है NH66। ध्यान रखेंगे, पहले क्या था, पहले था NH17, अब हो गया NH66। ठीक है, पहले NH6 था नासिक से लेकर वो था कोलकाता तक, अब NH6 हो गया है नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा में। ठीक है, अब बताइए कितने बच्चों को ये पता था, और पता था ये सारी इंफॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं पता था तो बताइए कि सर ये न्यू है हमारे लिए। आगे चलते हम लोग, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं, दिल्ली से अमृतसर तक जाता है NH1, तो NH1 और 2 को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, GT रोड, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ये देखिए GT रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आपका NH1 और 2 को मर्ज करने से बना है। पहले ये बनाया था शेरशाह सूरी ने, तब ये बांग्लादेश के ढाका से, क्योंकि उस समय बांग्लादेश भी इंडिया पार्ट था और पाकिस्तान भी, तो बांग्लादेश के ढाका से लेकर पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी तक जाता था ये। लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये डिवाइड हो गया, तो अब ये केवल है कोलकाता से लेकर अमृतसर तक। ठीक है, जिसमें अमृतसर टू दिल्ली नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग GT रोड। कोई बता सकता है ये GT रोड नाम किसने दिया था? बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर शेरशाह सूरी ने, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या शेरशाह सूरी को इंग्लिश आती थी? नहीं। ठीक है, तो ये नाम दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने ये नाम दिया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये अमृतसर टू कोलकाता तक जाता है, यह है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, वही जो मैंने समझाया था आप लोग को। NH44 जो इंडिया का लॉन्गेस्ट है, पहले इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते थे, अब इसे बोलते हैं NH44। ये श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है, ये आपको फिगर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वहीं NH27 ये गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, ठीक है। ये दोनों मर्ज कहां हो जाते हैं, मिलते कहां पर है, झांसी में। और इंडिया का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? पहले आपकी किताबों में था NH47A, ये कहां पे था, ये था केरला में, लेकिन अब हो गया है NH327V, ये कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहां पर, ये पड़ता है पानी की टंकी से लेकर मोची का पुल, ये ओनली 1.6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इंडिया का सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इस समय वेस्ट बंगाल में है, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे NH48, जैसा मैंने समझाया था, ये 4 और 8 को मर्ज करने के बाद बना है, अब हम इसे बोलते हैं NH48। ये देखिए यहां दिखाई पड़ा होगा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक NH8, मुंबई से चेन्नई तक NH4, और इन दोनों को मिलाकर बना है NH48। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। NH48 ये न्यू दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बिल्कुल न्यू चीजें हैं, ये अभी किताबों में नहीं आई है, ठीक है। बिल्कुल इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के लिए, ये आप लोग के लिए ढूंढ ढूंढ कर मैं एक से एक चीजें लेकर आ रहा हूं। अब आते हैं NH52, बताया था मैंने आप लोग को, ये कहां से कहां है, ये पंजाब के संगरूर से कर्नाटक के अंकोला तक। यही क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, UPPCS में आने की संभावना है, BPSC में भी आ सकता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है। इनको फॉलो करने का फायदा मिलेगा कि एग्जाम में कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ये देखिए यहां से लेकर अंकोला तक, ठीक है। अब देखते हैं NH6। NH6 अब कहां पे हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में, असम, मिजोरम और मेघालय, ये 3 राज्यों में होके जाता है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहां पे हो गया है NH6, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखो, आपने अक्सर, अगर आप लोग ने हाईवे पे जर्नी की है तो अक्सर ये पत्थर आपको परेशान करते हैं। कहोगे हाँ सर ये परेशान तो करते हैं, क्या इन पत्थरों को देखकर आप बता सकते हो किस हाईवे पे चल रहे हो? ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है, ये एक अवेयरनेस की जरूरत है, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी ये येलो और व्हाइट आप माइलस्टोन देखेंगे तो समझ जाइएगा आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। कहां पर? नेशनल हाईवे पे। और नेशनल हाईवे को मेंटेन करती है PWD सेंट्रल की, ठीक है, और इसे मेंटेन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वहीं ग्रीन और व्हाइट जहां पे देखेंगे वहां समझ जाइएगा स्टेट हाईवे की बात हो रही है। स्टेट हाईवे को डेवलप करता है स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, और मेंटेन भी वो करता है। ब्लैक और व्हाइट ये होता है डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, इसको डेवलप और मेंटेन करती है
जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत, ठीक है। एक होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है विलेज रोड, या इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बोलते हैं। इसको डेवलप करती है ग्राम पंचायत, ये विलेज लेवल पे होता है। ये चारों की आप जानकारी रखिएगा। अब हम एक एक करके डील करते हैं। पहले आते हैं हम लोग नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्ल्ड वाइड, तो ध्यान रखिए नेशनल हाईवे का कॉन्सेप्ट होता है जो कम से कम 80 मीटर तक चौड़ा हो, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये एक स्टेट की कैपिटल को दूसरे स्टेट की कैपिटल या इंपॉर्टेंट सिटी को कनेक्ट करता हो। दैट मीन्स नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटी, दैट इज कॉल्ड नेशनल हाईवे। मिनिमम इसकी जो ब्रीथ होती है वो 80 मीटर तक होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंडिया में, ठीक है, टोटल हाईवे का केवल 2% के आसपास है नेशनल हाईवे, लेकिन ये टोटल रोड ट्रांसपोर्टेशन का कैरी करता है आपका 40%। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है एक्सप्रेसवे, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे। इंडिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पर आज की डेट में 5 एक्सप्रेसवे रनिंग कंडीशन में है और 6 अंडर डेवलप है। जैसे आप देख लीजिए दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये सारे अभी बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से, तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? टू रीच डेस्टिनेशन विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, यानी बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक जब हम पहुंचते हैं उसे बोलते हैं नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे पे आपको कभी भी रेड लाइट नहीं मिलती, कभी भी कोई रुकावट नहीं होती, केवल टोल टैक्स होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे और देखिए नेशनल हाईवे पे पीले पत्थर होते हैं, पीले व्हाइट। और आज की डेट में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे हैं महाराष्ट्र में और सेकेंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से लिया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी डेवलप करती है। इसके हमारे मिनिस्टर इस समय हैं नितिन गडकरी जी, और नो डाउट काफी शानदार काम कर रहा है इनका मिनिस्ट्री, आप जानते हैं। अब आते हैं सेतु भारतम। ये नई सरकार के नए नए प्रोजेक्ट, इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे, भारतमाला, सागरमाला, ठीक है। ध्यान रखेंगे भारतमाला का मतलब होता है हाईवे को डेवलप करने का प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा हाईवे को डेवलप करने का, एडवांस करने का जो प्रोजेक्ट है उसे बोलते हम लोग भारतमाला, ठीक है, हाईवे के लिए। और सागरमाला किसके लिए है? सी पोर्ट्स के लिए, बंदरगाहों के लिए। ध्यान रखिएगा भारतमाला हाईवे के लिए, सागरमाला बंदरगाहों के। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, किसमें? बीपीएससी में। अब देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट, ये नेशनल हाईवे को डेवलप करने का, इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। भारत में अच्छी रोड कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, ठीक है। इसी के तहत आर्थिक गलियारों का विकास किया जाएगा, ठीक है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे, जैसे वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, ये सारे आपने सुने होंगे। इसमें लगभग 7500 किलोमीटर की, ठीक है, सब्सिडरी रोड बनाने का प्रोजेक्ट है। एक आपने सुना होगा रिंग रोड, आजकल हर जगह रिंग रोड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, और बाईपास का। देखो ये होता क्या है, आप मान लो दिल्ली से आप जा रहे हैं लखनऊ, और बीच में आपको आ गया कानपुर, आगरा। अब आप आगरा शहर के बीच से जाना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक होगा। तो शहर चालू होने से पहले ही एक बाईपास मिलता है। बाईपास का कॉन्सेप्ट यह होता है कि शहर के ट्रैफिक से बचे बिना आप अपने दूसरे शहर में पहुंच सके। पहले ऐसा नहीं होता था, अब होता है कि आप जैसे ही कानपुर पहुंचने वाले हैं, कानपुर से पहले ही आपको इलाहाबाद का बाईपास फतेहपुर का मिल जाएगा। आप चाहे फतेहपुर जाना चाहते हैं तो बाईपास से निकल जाइए, अगर कानपुर जाना है तो शहर के अंदर जाइए। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हर जगह आपको रिंग रोड, और रिंग रोड क्या होता है? शहर के ट्रैफिक से बाहर बाहर आपको लेके जाना। जैसे आप लखनऊ में जाइए, लखनऊ में रिंग रोड बनना, दिल्ली में रिंग रोड देख लीजिए, रिंग रोड में बाहर बाहर बसें चलती है, आउटर रिंग रोड कहते हैं इसको, ठीक है। सेतु भारतम, ये है हाईवे पर कहीं पर अगर रेलवे क्रॉसिंग आ जाए तो ओवर ब्रिज बनाना, नदी आ जाए तो ब्रिज बनाना, अंडरपास बनाना। इसी का उद्देश्य क्या है? सेतु भारतम। ये एक ही चीज है, इसमें अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बनाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसमें? सेतु भारतम। तीन है, भारतमाला हाईवे के लिए, सागरमाला पोर्ट्स के लिए, और सेतु भारतम किसके लिए है? यह है अंडरपास और ओवरपास के लिए। अब आते हैं स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, ये एक राज्य की राजधानी से उसी राज्य के अन्य शहरों को आपस में जोड़ता है। दैट मीन्स इट इज कनेक्ट स्टेट कैपिटल टू अदर इंपॉर्टेंट सिटी इन अ स्टेट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसको डेवलप करती है स्टेट का पीडब्ल्यूडी, और इसमें जो माइलस्टोन होता है ग्रीन और व्हाइट होता है। ऐसा जब भी देखिएगा आप समझ जाइएगा स्टेट हाईवे में चल रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। बस एक ही याद रखिए, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, और स्टेट पीसीएस में तो ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में भी कई बार पूछे जाते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड ये बनाती है जिला पंचायत, और ये क्या करती है? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को टाउन्स या तहसील से जोड़ती है। इट इज कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू टाउन्स, ठीक है। ये जिले को, जिला मुख्यालय को कस्बों जोड़ती है। इसको बनाती है जिला परिषद, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष का मुख्यालय बोलते हैं, जिला पंचायत कार्यालय बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे एमपी। और जब ब्लैक इन व्हाइट जब आप पत्थर देखिएगा तो समझ जाइएगा ये डिस्ट्रिक्ट रोड का सिंबल है, ठीक है। अब आते हैं विलेज रोड। इसको बनाती है ग्राम पंचायत, और ये अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती है, और ये टाउन्स को विलेज से जोड़ती है, यानी कस्बे को गांव से जोड़ती है। इसमें जो माइलस्टोन पत्थर होता है ऑरेंज और व्हाइट होता है। ये बेसिक चीजें आप याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब आते हैं बॉर्डर रोड।
देखिए इंडिया में एक संगठन है BRO, इसको ब्रो नहीं पढ़ेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री की रोड है, लाइक का पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, वो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की रोड्स होती हैं या सामरिक महत्वपूर्ण की रोड होती हैं, उनको बनाने का काम करती है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको दुनिया में अच्छी अच्छी रोडें बनाने का अनुभव है। इसके एक्सपर्टीज का बेनिफिट अदर कंट्रियां भी लेती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, क्योंकि बॉर्डर की रोड कौन देखेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 मई 1960 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है। ये जितनी भी बॉर्डर की महत्वपूर्ण रोडें होती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की देखो, चिनाब नदी पर क्या बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज बन रहा है, ये सभी, अरुणाचल प्रदेश में कोई रोड बनानी हो तो वो सभी काम BRO करता है। एक होता है इंटरनेशनल रोड, इसको बोलते हैं कालादान मल्टीपर्पस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। देखो होता क्या है, ये रहा कोलकाता। अगर हम पूरा, यहां पे मैं इंडिया का छोटा सा एक मैप बनाता हूं आपको समझाने के लिए। अगर सोचो हमें कोलकाता से लेकर अगर हमें मिजोरम जाना तो बहुत घूम के जाना पड़ता था। अब हमने क्या किया है, कोलकाता से एक शिप चलेगी, सीधे जाएगी सिटवे। सिटवे कहां पर है, म्यांमार में है। यहां से हम मिजोरम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी हम अपना 7 से 8 घंटे का सफर कम कर सकते हैं इस मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से। अभी इसी का बेनिफिट लेते हुए आपने देखा होगा गंगा विलास क्रूज का नाम सुना होगा, जिसका इनॉग्रेशन अभी जनवरी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस से किया था। ठीक है, आप देखिएगा उसको भी समझाऊंगा मैं आप लोग को। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दे सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, जिससे क्या होगा, जो हमारी न्यू गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। पहले था लुक ईस्ट, अब है एक्ट ईस्ट। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, जो हमारे ईस्टर्न में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लाइक थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इन सभी से कनेक्टिविटी बेटर करने का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से होकर जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोग के लिए। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44, बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे इसमें। ग्रैंड ट्रंक रोड किसे बोलते हैं, अभी बताया था मैंने। NH1 और 2 को कंबाइंडली हम बोलते हैं क्या, GT रोड बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब आते हैं रेल। अगर मैं पूछूं दुनिया में सबसे पहले रेलवे का डेवलपमेंट कहां हुआ, तो ज्यादातर बच्चे इसमें गलत बोलते हैं कि सर मुंबई ठाणे। मैंने ये नहीं पूछा कि इंडिया में सबसे पहले कहां पर, मैंने पूरे वर्ल्ड में पूछा है। तो वर्ल्ड में जब पूछेंगे तो वहां पर होगा इंग्लैंड, लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे तब होगा मुंबई से ठाणे 1853 में। ठीक है, 34 किलोमीटर की रूट था ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये जनरली आप जैसे एग्जाम में नहीं आती, लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ठीक है, देखिए रेलवे का डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होता है, जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, सोचिए ऐसा एक स्टीम इंजन आज एक मॉडर्न रेलवे का बेस बनेगा, ये शायद जेम्स वॉट ने भी इतना नहीं सोचा होगा। लेकिन नो डाउट रेलवे इंडिया की इकोनॉमी में लाइफ लाइन कही जाती है, और वो केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी है। सोचिए केवल कुछ दिन के लिए रेलवे बंद हो जाए। ठीक है, कोरोना के दौर में रेलवे बंद हुई, शटडाउन हुई, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों,
क्योंकि हम सब भी घर में पैक थे। अगर आप पब्लिक में चल रहे हो, सब कुछ ओपन हो, बस रेलवे एक दिन के लिए बंद हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में रेलवे की। तो रेलवे ये काफी, और ये कहा जाए तो अंग्रेजों की हमारे लिए गलती से दी गई देन है। अंग्रेजों ने ये अपने फायदे के लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि इंडिया के रिसोर्स को इजीली वो पोर्ट्स तक पहुंचा सके। अब सोचो, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से अगर कोई रिसोर्स हमें पोर्ट्स तक लेके जाना है, तो भाई उसके लिए रेलवे चाहिए ना। तो रेलवे बनाया उन्होंने अपने लिए था, अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम इंडियन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में ट्रेन चली थी इंग्लैंड में 1820 में। कहां चली थी? लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक। लिवरपूल टू मैनचेस्टर, लिवरपूल टू मैनचेस्टर तक चली थी 1820 में। इंडिया में पहले सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी थी? राजधानी, जिसकी स्पीड 130 टू 140 थी। लेकिन इस समय इंडिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वो है आपकी वंदे भारत, या उसे हम ट्रेन 18 कहते हैं। वो हम यहां देखेंगे। एक मिनट में आगे आता हूं, पहले वो आगे मिलेगा। और इंडिया में सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सी ट्रेन तय करती है? वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। ये याद रखिएगा आप लोग। इंडिया में अभी राइट नाउ 18 रेलवे जोन है, और जो रिसेंट रेलवे जोन बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साउथ कोस्टल रेलवे। साउथ कोस्टल रेलवे। और ये कहां बना है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये याद रखिएगा। अब ये रेलवे जोन है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। एक दो बार करेंगे आपको याद जाएगा। सेंट्रल रेलवे कहां पर है? मुंबई। ठीक है, सीएसटी। साउथ ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर है। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर बिहार। नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली। ये नॉर्थ रेलवे इंडिया में लार्जेस्ट रेलवे है। नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज यानी इलाहाबाद। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये यूपी पीसीएस में इस साल पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर। साउदर्न रेलवे चेन्नई। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ये इस समय तेलंगाना में पड़ता है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। साउथ ईस्ट सेंट्रल ये बिलासपुर। बिलासपुर कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। वहीं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, कर्नाटका। और ये हुबली याद रखिएगा, हुबली आज की डेट में इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले ये गोरखपुर था। जिन बच्चों ने अपने नोट्स में गोरखपुर लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन नोट कर रखा हो, उसको इरेज करके न्यू नोट डाउन कर लीजिए। हुबली, ये हुबली नहीं है, हुबली है, ये कर्नाटका में है। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया है ये। वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर एमपी। कोलकाता मेट्रो, मेट्रो कोलकाता, ये भी रेलवे जोन है। और साउथ दक्षिण तटीय ये विशाखापट्टनम हो गया 18। अब ये देखिए, ये है कोंकण रेलवे।
ये वन ऑफ द बेस्ट रेलवे है इंडिया की। ये मुंबई के पास पड़ता है रोहा, वहां से मैंगलोर तक जाती थी पहले, अब इसका एक्सटेंशन केरला तक हो गया है। ठीक है, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी हो, जो उसमें ट्रेन का रूट है वो इसी कोंकण रेलवे का है। इसको बनाने के लिए 146 रिवर ब्रिज बनाए गए हैं और 92 टनल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और 2000 से ज्यादा रेलवे ब्रिजेस को ये पार करती है और काफी अमेजिंग रूट है। कभी लाइफ में मौका मिले तो घूमकर जरूर आइएगा। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और अब केरला तक ये एक्सटेंड कर गया है। कौन सी? कोंकण रेलवे। और ये वेस्टर्न घाट की माउंटेन को क्रॉस करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस माउंटेन को पार करती है कोंकण रेलवे, तो ये पार करती है वेस्टर्न घाट को। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये बताया था मैंने आप लोग को। जिन्होंने ना देखा वो पास्ट की वीडियो हमारी माउंटेन रेंज वाली देख लेंगे, उसमें मिल जाएगा। इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? पहले इसका नाम था ट्रेन 18, बाद में इसका नाम पड़ गया वंदे भारत। ठीक है, सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन कहां चली थी? ये चली थी न्यू दिल्ली टू वाराणसी। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। ऐसी ट्रेन आपने कई बार देखी होंगी वीडियोस में। यही है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए मोनो रेल क्या होती है? देखो, नॉर्मल ट्रेन चलती है 2 पटरियों पे, लेकिन मोनो रेल चलती है सिंगल पे। ये मोनो रेल कहां पर है? मुंबई में। एम से मोनो, एम से मुंबई। टूरिज्म रेल भी आपने देखी होगी, जैसे दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला, नीलगिरी रेलवे। ये सभी टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, काफी अच्छी बनाई गई हैं। ठीक है, ये देखिए एक कालका शिमला ट्रेन है। ऐसी बहुत सी अब तो बौद्धिस्ट स्पेशल ट्रेन चल रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रेन चल रही है। इंडिया में कौन कौन सी रेलवे गेज है? सभी हैं, ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है। ठीक है, ब्रॉड गेज कितना होता है? 1.67 मीटर के आसपास होता है। मीटर गेज 1 मीटर का होता है। नैरो गेज 0.67 मीटर का होता है। ये पता होना चाहिए आप लोग को। वाटर वे क्या होता है? जब वाटर से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं पब्लिक को या सामान को भी, तो इसे बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में नॉर्थ इंडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेरेंस है वो प्लेन है, तो यहाँ पे वाटर वे डेवलप हुआ है। लेकिन साउथ इंडिया का टेरेंस ऐसा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, वहां पे नदियों में वाटरफॉल बहुत ज्यादा है, इसलिए साउथ इंडिया में वाटर वे का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेविगेशनल कैनाल कौन सा है? ठीक है, नेविगेटिव कैनाल कौन सा है जिसमें नौ परिवहन होता है? देखो, इरिगेशन कैनाल तो कौन सी? इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान वाली। लेकिन नेविगेशनल कैनाल कौन सी है? चलो आपको हिंट देता हूं, सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बकिंघम कैनाल। अब इससे आप लोग इंग्लैंड मत जाइएगा, इंडिया में ही है। कहां पर है आप कमेंट बताइएगा। बकिंघम कैनाल इंडिया की लॉन्गेस्ट नेविगेशनल कैनाल है। ठीक है, हाँ। वाटर में देखते हैं, इंडिया में लगभग अभी भारत सरकार ने 2016 के बजट में 111 वाटरवे डिक्लेयर किए हैं, लेकिन फंक्शनिंग इसमें कितने हैं? केवल 4 और 5 है। उनकी बात हम करेंगे। इंडिया में कितना एरिया नेविगेशन के लिए सुटेबल है?
वो है मोर देन 14,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अब देखिए पहला नेशनल वाटरवे कहां पे है, गंगा नदी पर है, इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया तक। ये देखिए ये रहा हुगली, ये रहा प्रयागराज, ठीक है। ये देखिए दे रखा है आपका नेशनल वाटरवे 1 है गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर लंबा है। नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्रा नदी पर, सादिया टू धुबरी 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 3 कहां है, वेस्ट कोस्ट कनाल, ये केरला में है। कोल्लम टू कोट्टापुरम 205 किलोमीटर। 4th कहां पर है, ये है काकीनाडा टू पोड्डीचेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर, ठीक है। 5वां कहां पर है, ये है उड़ीसा में है, भांगा टू एल्टा, ये तलचर जिले पड़ता है, ठीक है, ब्राह्मणी रिवर पड़ता है। 6ठा है बराक रिवर पे, लखीमपुर टू भंगा, ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, असम और मणिपुर के बीच। ये वो लिस्ट दे रखी है आप लोग की, नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर, सादिया टू धुबरी, और सादिया टू धुबरी ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों पड़ते हैं असम में। 3rd बता दिया वेस्ट कोस्ट कनाल, कोट्टापुरम टू कोल्लम 205 किलोमीटर केरला में है। 4th बता दिया मैंने आप लोग को। अब देखिए जल मार्ग में आपने देखा होगा गंगा विलास, ये क्रूज है, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2023 में किया था इसका इनॉग्रेशन। ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये सारी सिटी को क्रॉस करेगा। ये देखिए यहां पर इसका नाम है एमबी गंगा विलास, 27 रिवर को पार करेगा, लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां के थे, स्विट्जरलैंड के थे। क्रूज सर्विस बताई दिए, जैसे आपने देखा होगा क्रूज लग्जरी पानी के जहाज होते हैं, जैसे आपने देखा आर्यन खान जो होता है लग्जरी क्रूज होती है, बड़ी बड़ी मूवियों में टाइटेनिक में देखा होगा आपने, वो लग्जरी क्रूज होती है जिसमें होटल से लेके अपार्टमेंट से लेके सब कुछ होता है पानी के जहाज के ऊपर। एक तरह का रिवर या ओशन पे चलता फिरता शहर होता है। इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आप देख लेंगे ब्रीफली, जैसे कांडला पोर्ट कैसा है, टाइडल पोर्ट से, ज्वार भाटा के समय इसमें वाटर का लेवल बढ़ जाता है, और ये कहां पर है, गुजरात में है, और इसका न्यू नेम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट्स हो गया है। और गुजरात में ही आज की डेट में सबसे ज्यादा सी पोर्ट्स है। मुंबई पोर्ट मुंबई में है, ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको नेहवा शेवा बोलते हैं, ये इंडिया में सबसे एडवांस सी पोर्ट्स है। मर्म गोवा, ये गोवा में है। कोच्चि, ये केरला में है, ये स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। वहीं कोलकाता पोर्ट कोलकाता में है, इसमें जो हार्बर है जहां पर क्रूज स्टे करते हैं उसे बोलते हैं डायमंड हार्बर, और इसका नया नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सी पोर्ट। पारादीप कहां पर है, उड़ीसा में, यह मिनरल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यह इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, और इसी के सामने डॉल्फिन नोज नाम की हिल्स है, पहाड़ी है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है साइक्लोन से।
ठीक है। एन्नोर इंडिया का लिमिटेड पोर्ट है, हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट। इसका न्यू नेम पड़ गया है कामराज पोर्ट। चेन्नई इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है, और आर्टिफिशियल भी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों एग्जाम में, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट यह रहा, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पोर्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, एक बार यूपीएससी। साउदर्न मोस्ट में हम पोर्ट ब्लेयर नहीं करेंगे, आप देखोगे पोर्ट ब्लेयर से नीचे पड़ता है आपका तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन का नया नाम पड़ गया है एम चिदम्बरम बंदरगाह। क्या पड़ गया है? एम चिदम्बरम। इंडिया में जो लार्जेस्ट पोर्ट्स हैं उनको मेंटेन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्मॉल पोर्ट्स को मेंटेन करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया में कोस्टल लाइन 7517 किलोमीटर के आसपास है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आंध्रा, थर्ड पे तमिलनाडु। अगर यूटी की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे ज्यादा है, अगर यूटी स्टेट दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो, और यूटी में भी सबसे ज्यादा है। ये देखिए बता दिया, सागरमाला प्रोजेक्ट बंदरगाहों के डेवलपमेंट के लिए है, यानी सी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए है सागरमाला। ये याद रखिए, बहुत ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था। एयरपोर्ट देखिए, इंडिया में पहली फ्लाइट जो चली थी वो इलाहाबाद से नैनी, ये दोनों ही प्रयागराज में पड़ते हैं, और ये पहले टाटा के पास थी, और अब इसका, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करके फिर से इसको बेच दिया गया है, टाटा ने इसको फिर ले लिया है, ठीक है। एयर इंडिया अब वो टाटा की हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 में बना, ये जितना में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनको मेंटेन करती है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसमें यह था कि 1 घंटे की हवाई यात्रा 2500 रुपए तक की होनी चाहिए, जिससे आम आदमी भी फ्लाइट से जर्नी कर सके। लेकिन आप भी जानते हैं फ्लाइट से जर्नी करना कितना चैलेंजिंग है, ये आप समझते हैं। क्या ही आम आदमी कर पाएगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फ्लाइट की यात्रा करने वाला व्यक्ति 1 महीने 2 महीने पहले बुक नहीं करता, अगर आप 2-4 दिन 5 दिन पहले बुक करें तो लगभग 4-5-6 हजार का टिकट मिलता है। आदमी रेलवे में स्लीपर और एसी में ही ढंग से यात्रा कर ले तो बहुत बड़ी बात है, फ्लाइट तो अभी उसके लिए दूर का सपना है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये उन लोगों के लिए फायदा है जो इकोनॉमी क्लास से जर्नी करते हैं। अगर आप 1-2 महीने पहले टिकट बुक कराते हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन रिसेंट में अगर 1-2 हफ्ते पहले कराएंगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। जिन लोगों ने जर्नी की होगी वो कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि क्या ये सही है कि 1-2 हफ्ते पहले टिकट हमें सस्ते मिलते हैं। शायद बिल्कुल नहीं। मैंने तो अक्सर देखा है कि टिकट महंगाई मिलता है अगर आसपास हम बुक करते हैं तो, ठीक है। इसलिए हवाई यात्रा करनी हो तो 1-2 महीने पहले ही टिकट बुक कर लीजिए। अब आते हैं हमारे इंडिया के कुछ एयरपोर्ट के नाम, ये मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं 2-3 बार। वीर सावरकर एयरपोर्ट, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। अभी रिसेंटली इसको फिर से रीडेवलप किया गया है। जो पर्सन के नाम पे हम उसी को देखेंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। गोपीनाथ बरदोली, ये गुवाहाटी असम में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, सब जानते हैं। डबोलिन हवाई अड्डा गोवा में है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। केपी गोडा एयरपोर्ट, ये बेंगलोर में है।
छत्रपति शिवाजीराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, इसे हम अमौसी हवाई अड्डा बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता वेस्ट बंगाल। शेख अल अलम हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड। बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। गोपीनाथ बरदोली हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये कहां है? गुवाहाटी असम में। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।